हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो मैंने इम्पोर्टेंट बात बताई थी एक लास्ट में बिल्कुल कि इस चैप्टर में जो समस्या खड़ी होती है, जो प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, वो ऑर्डिनरी खड़े नहीं होते हैं। ऑर्डिनरी ये चैप्टर नॉर्मल रनिंग में चलता रहता है। इसमें क्या होता है कि जब आप इसे सीखते हैं, कंपटीशन लेवल पे जाते हैं, तो ये चीज़ आ जाती है। देखिए, ये मैंने लिखा था, फ्रिक्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन मोशन दैट इज related to laws of motion. And the first you discuss the friction in laws of motion properly, and after that you can apply here. Here is also one important consideration कि यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात ये भी होती है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन को किस तरफ लिया जाए। फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेने में यहाँ समस्या खड़ी होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने कहा कि सेंटर ऑफ मास का कंसिडर होना क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए ज़रूरी है। तो सेंटर ऑफ मास का कंसिडर होना यानी वो कहाँ पर होगा। तो कैसे डेफिनेशन लिखते हैं उसकी। द मास ऑफ एनी बॉडी, एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स शुड बी कंसिडर्ड अ पॉइंट at which the Newtonian mechanics is applied as a whole mass। यानी सारा का सारा मास न्यूटोनियन मैकेनिक्स में वहाँ माना जा सके, ऐसा करके हम लिखते हैं सेंटर ऑफ मास। बट बेसिक डेफिनेशन में क्या लिखते हैं। सेंटर ऑफ मास की बेसिक डेफिनेशन में क्या लिखते हैं। सेंटर ऑफ मास अ पॉइंट एट विच the whole mass of system of particles or body assumed to be concentrated। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है। इसी पे बैठ जाना, वहाँ पे लिख कर बैठ के सवाल करना शुरू करो। तो इसके लिए अलग अलग तरीकों से जब हम देखते हैं कि भाई एक्स एक्सिस पर ये कैसा होगा या वाई एक्सिस पर ये कैसा होगा, तो जब हम देखते हैं, जब एक्स एक्सिस की बात करते हैं या वाई एक्सिस की बात भी कर लेते हैं या फिर जेड एक्सिस की बात भी कर लेते हैं, तो यहाँ एक पार्टिकल मान लीजिए मैं रख लेता हूँ m1 और यहाँ रख लेता हूँ m2, और ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसका रख लेता हूँ x2, 0 और इसका x1, 0। एनीवेयर शुड बी द मोशन इन m1 m2 में मोशन कहीं भी हो सकती है, पर यहाँ पर मैं केवल ये देख रहा हूँ कि मोशन केवल x एक्सिस पर होती है, मोशन अलोंग x एक्सिस पे। सिमिलरली मैं y एक्सिस पर भी कर दूंगा, मोशन अलोंग x एक्सिस। यानी ये दोनों इस तरफ जा रहे हैं, जैसे इसकी वेलोसिटी v2 हो जाए और इसकी वेलोसिटी v1 हो जाए, ऐसे। तो मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम जो है शुड बी सेम आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड बिफोर कंसिडरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के मानने या एज्यूम करने से पहले भी और बाद में भी वो एक जैसा होना चाहिए। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो टोटल लीनियर मोमेंटम P अगर हम देखें तो P1 प्लस P2, और ये भी कंसिडरेशन है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो कि हमने एक्स एक्सिस पर किया, लेकिन फिर भी वेक्टर लगा देना चाहिए इस पर, ऐसे। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ऐसे आ जाता है ये।
अब हम देखते हैं कि अपॉइंट एक्स सी एम, यानी यहाँ पर जो टोटल मास है, होल मास है कहीं ना कहीं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 प्लस m2। और हमने कहा कि ये भी चल रहा है, ये हमने माना ये चल रहा है VCM से, यानी लीनियर मोमेंटम वही रहना चाहिए जो है m1 v1 m2 v2, ये पहले का हुआ। और जब टोटल मास यहाँ रखा आपने इस पॉइंट पे, जहाँ आपने सेंटर ऑफ मास का पॉइंट माना है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x रखा आपने, और वेलोसिटी इसकी क्या कहा, VCM से इंडिकेट कर दिया। तो यानी m1 प्लस m2 और ये रखा आपने VCM ऐसे। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें पहले मिलती है, जो हो जाती है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाती है। तो वेलोसिटी को जब हम पोजीशन में बदलते हैं तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी पोजीशन में चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो अब इसकी जगह पे हम देखते हैं कि ये dx1 है, ये dx2 है, तो ऐसे लिख देते हैं इसको dxcm बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं जिसको, इसे भी वेक्टर में लिखते हैं। और ये हो जाती है d अपॉन डी टी, ये देखिए m1 के साथ में है ऐसे, और ये हो जाती है x1 वाला पॉइंट आया, और m2 d बाई डी टी x2, और नीचे सम ऑफ मास m1 प्लस m2। तो ये चलता रहता है, जितने भी हैं m1 m2 m3 m4 सबके लिए वैलिड हो जाता है ये। तो हम इसमें से टाइम जब हटा देते हैं, d बाई डी टी इसमें से हटा देते हैं, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल जाती है xcm ऐसे। तो ये m1 x1 और m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। जब हम किसी वेक्टर फॉर्म पे इसको जनरलाइज करते हैं, यानी x होगा, y होगा या z होगा, तो उस केस में क्या लिखते हैं, RCM m1 r1 प्लस m2 r2 और प्लस जितने भी हैं पार्टिकल्स हमारे पास, सबके लिए मास जो है वो टोटल ऐड कर दिया जाता है नीचे। तो सेंटर ऑफ मास कैसे एज्यूम किया गया, जब लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट माना गया, यानी सेंटर ऑफ मास को एज्यूम करने से पहले भी और उसके बाद भी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।